बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सामने वीडियो पे चलने वाली अखबार का तराशा देखें। ये औसाफ अखबार है, 30 जुलाई 2026 बरोज जुमरात को ये अखबार में छपा है और इसमें ये इंकशाफ किया गया है कि हाउसिंग फाउंडेशन के लैंड डिपार्टमेंट के जो अफसर हैं और उनके कारिंदे ये 25-25 लाख रुपया फी लेटर के वसूल करते हैं और फिर मुतासरीन को लेटर जो है हैंड ओवर करते हैं। ये खबर है, अखबार की खबर है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। हम इसकी ऑथेंटिसिटी को बिल्कुल मानते हैं क्योंकि हम तो इलाके के लोग हैं और हमें तो इस बात के अलावा बहुत सारी बातों का पता है कि किन लोगों से 10 लाख रुपया लिया गया, किन से 5 लाख लिया गया। वो लोग आके बताते हैं, इधर मुतासिरीन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वो बताते हैं हमें सारी बात, ठीक है। और इसके ऊपर मैं कई वीडियो भी बना चुका हूं। लेकिन चूंकि जो अफसर बैठे हुए हैं ये ऊपर से आए हैं। किधर से आए हैं? ऊपर से आए हैं। आप समझ रहे ना? कहते हैं जो गन्ना उखाड़ना है उखाड़ लो भाई, हम तो आए हैं खास टेन्योर के लिए, हमने तो काम करना है डंके की चोट पे, ठीक है। अब आप कहते हैं कि जी ये इदारा बड़ा कॉम्पिटेंट है, बड़ा ट्रेंड शुदा इदारा है, बड़े सुलझे अफसर हैं, पढ़े लिखे अफसर हैं। मैं आपको उनकी कारस्तानी बताता हूं। ये अभी की बात नहीं, तारिक बशीर चीमा साहब मिनिस्टर थे, एक पटवारी के पास से 100 अटॉर्नियां निकली हैं, 90 अरब रुपया उस पटवारी के ऊपर इल्जाम है G12 और इस इन सेक्टर के हवाले से। ये इल्जाम नहीं लगा, ये खबरें आपने मीडिया पे नहीं देखी हैं। आगे चलें। उसके बाद आ गए जी DCLAC राणा मोहम्मद मनीर साहब। फिर उन्होंने जो कारस्तानी की है, फिर उनके ऊपर बेदर पे 3-4 FIRs हुई है, करप्शन की 3-4 FIRs हुई है। और अब एक गैर मुसद्दका खबर है कि उनको जबरी रिटायर कर दिया गया है। ये मेरे पास इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है इस खबर की, लेकिन ये मैं सुनने में आया है कि उनको रिटायर कर दिया गया है। बहरहाल उनको रिटायर कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है, वो हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद आते हैं DCLAC यासर कयूम साहब और अपने हमनवा के साथ, जो हमनवा नहीं होते हैं, डायरेक्टर लैंड तहसीलदार, पटवारी, सर्वेयर, BUP डायरेक्टर, ये सारे हमनवा है ना। इन्होंने मिलकर फिर जो काम किया है, फिर उसके ऊपर FIA में केस हो गया। केस होने के बाद उनके ऊपर चार्जेस साबित हो गए। उनकी अभी तक वो लोग जेल में हैं और कुछ मफरूर हैं और कुछ की जमानतें जब्त होने वाली हैं। अब निचली कोर्टों ने उनकी जमानतें एक्सेप्ट नहीं की हैं क्योंकि करप्शन के चार्जेस जो हैं बड़े संगीन थे। तो इसलिए अब उन्होंने अप्लाई किया है सुप्रीम कोर्ट में कि जमानत दें। काम हाथ से निकला जा रहा है, मामला हाथ से निकला जा रहा है। आप हमें अंदर कर रहे हैं, पीछे सारा मामला इधर उधर जा रहा है, हमें मौका दें, जमानत दें हमें। वो इस चक्कर में, ठीक है। अब जो जबरदस्त किस्म की बात है ना, रियासत वतन अजीज अर्ज वतन, इसके वजीर आजम के नोटिस में भी ये बात जा रही होगी क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। रियाज हुसैन पीरजादा साहब के जो वफाकी मिनिस्टर है और बड़े मज़हब आदमी है, और वो कहते हैं मेरे पे करप्शन का इल्जाम भी ना लगे, मैं अपना दामन बचाना चाहता हूं, यही बोलते हैं ना असेंबली में खड़े होके। तो ये उनके नोटिस में भी है। उसके बाद है सेक्रेटरी अहमद महमूद साहब जो कि ऊपर से उधर से आए हैं, रिटायर्ड कैप्टन, उनके नोटिस में भी है। ये सबके नोटिस में है ना, तो फिर भी ये चल रहा है, तो फिर इसको कानूनी शक्ल दें, इसके लिए एक तरमीम पेश करें और कहें कि जनाब ये कमीशन लेना हमारा हक है, रिश्वत देना हमारा हक है। यूं करें ना सर, ये छुप छुपा के क्या काम करते हैं आप हजूर। आप सेक्टर F14 के मैं आपको बताऊं, एक DCLAC मैडम 27 थी, डॉक्टर थी, PhD उस और लेडीज ने की हुई है। तो इसका मतलब है कि उनकी ऑथेंटिसिटी है, वो एक जिम्मेदार लेडीज है, जिम्मेदार ऑफिसर है। उसने आपके मामलात को कॉर्डन ऑफ किया, सर्वे मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद प्रोफार्मो के ऊपर दस्तखत साबित किए और जाके कब इतने में उनकी ट्रांसफर हो गई। इन्होंने कहा जी हम नहीं मानते, हम मुंडू शुरू करेंगे, मुंडू शुरू, और जो कोई नजर न्याज आएगी वो हमारे पास आएगी। जो पहले ले गए हमें क्या पता वो क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, हम तो वो लेंगे जो हस्बे तौफीक। DCLAC लैंड एक्विजिशन की जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उनके दस्तखत शुदा, उनके मोहर शुदा पुरफार्मों को रिजेक्ट कर दिया गया। अब हमें इस बात की भी फिक्र है कि ये जो मौजूदा DC है, ये यहां पे ये काम मुकम्मल करे, अगले दिन इसकी ट्रांसफर हो जाए, हमें फिर से खर्चा देना पड़ेगा। यहां पे तो ये बड़ा रोला है ना। यहां पे ये बात है कि अगर वो कहे ना कि 3-4 साल के लिए ये बंदा बैठा हुआ है, तो बंदा खुला होके उसको नजर न्याज हस्बे तौफीक जो नजराना या अकीदत पेश करता है ना, वो बंदा पेश करे। बंदे को पता होता है कि इसके बाद हम बच जाएंगे, लेकिन यहां तो पता ही नहीं चलता। उधर नजर न्याज जमा होती है, अगले बंदे की ट्रांसफर हो जाती है, फिर नए सिरे से धमाल शुरू हो जाती है। हजूर, बात करने का मकसद यह है कि सेक्टर F14, मैंने आपको पहले बताया, खुदा की कसम मुझे बात करना नहीं आती थी। इन इदारों ने हमें बोलना सिखा दिया है।
इन इदारों ने कि हम अपने हक के लिए बोले तो कैसे बोले। इन्होंने चादर लपेटी हुई है कानून की। अब हम इनके गले तो पड़ नहीं सकते, आप इनको रास्ते में रोक नहीं सकते, तो फिर कानूनी तरीका कार अख्तियार करना पड़ेगा, तो फिर हमें वो सीखना पड़ेगा। तो हम सीख गए हैं, अब हम इनके पीछे हैं। ठीक है जी। अब सेक्टर F14 में हमारी थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी है और पिछले 11 साल से ये डिवैल्यू करके बैठे हैं, उसके ऊपर कॉर्डन ऑफ करके बैठे हैं, उसको पाबंद करके बैठे हैं। ये इंसान नमा आदमी, ये जो इंसान नमा शक्लें आपको नजर आ रही है ना, हुलिये, इन लोगों ने अपने जैसे इंसानों की जमा पूंजी को पिछले 11 साल से डिवैल्यू कर रहे हैं। 11 साल पहले महंगाई क्या थी, अब महंगाई क्या है। अब ये यहां पता चलता है कि ये इंसान नमा आदमी हमारे साथ कर क्या रहे हैं। अब इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब क्या करें? कोई अदालतों के पास जाने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, वकील करने की ताकत हमारे पास नहीं है। जो जमा पूंजी थी उसके पर ये इदारे कब्जा करके बैठ गए हैं और लोगों को प्लाट तकसीम कर रहे हैं और वो लोग अलग चू चू कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो मालिक होता है ना, वो तो मालिक ही होता है ना। आर्टिकल 24 क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन कानून को तो आप मानते नहीं हो। ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग फाउंडेशन कानून को नहीं मानता है। ये क्लियर हो गया, ये इनका कोई अपना कानून है। तो पहली बात यह है कि डीजी हाउसिंग फाउंडेशन रिटायर्ड कैप्टन मलक जफर इकबाल साहब, आपके लिए सर एक छोटी सी गुजारिश है। आपके इदारे के लोग अच्छा काम करेंगे, सेक्टर बर वक्त मुकम्मल होंगे, लोगों को हैंड ओवर होंगे, तालियां बजेगी, क्रेडिट किसको जाएगा? रिटायर्ड कैप्टन मलक जफर इकबाल साहब को, डीजी हाउसिंग फाउंडेशन को, कि वेल डन, आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। डीजी साहब, आपकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। तो अब ये जो ब्लेंडर हुए हैं ना, ये जो बंदे जेल में है करप्शन में, और अभी जो अखबारों में ये चीजें आ रही हैं, हजूर इसका क्रेडिट किसको देंगे? मेरा ख्याल है इसका क्रेडिट इमामदीन गुजराती को दे दें, वो ठीक है, वो कबूल भी कर लेगा। अच्छे काम का क्रेडिट मलक जफर इकबाल साहब को, और बुरे काम का जो क्रेडिट है, जो करप्शन या इस तरह के चार्जेस है, उनका क्रेडिट दे दे इमामदीन गुजराती को। वो वैसे भी शरीफ आदमी है, वो आगे से बोलता नहीं है। अब क्या होगा? हम बात कर रहे हैं ना, बात तो हम करते रहेंगे, अपने हक के लिए हम बात करते रहेंगे। जातियात हमारी किसी के साथ नहीं है, इल्जाम तलाशी हमारा कोई मकसद नहीं है, किसी की तज़हीक करना हमारा कोई मकसद नहीं है। सिर्फ अपने हक के लिए जो हमारी जाती जमा पूंजी आप लोगों ने जब्त की हुई है ना, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन यहां पाकिस्तान में रिवाज क्या है? बहुत सारी तंजीमें अब आवाज, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वाच, DW, ये बहुत सारी तंजीमें अब आवाज उठा रही है इंसानी बुनियादी हकूक के हवाले से। अब मैं बात करूंगा तो ये क्या करेंगे, जो इनके पास एक बिल्कुल आजमूदा तरीका है कि जी फलां बंदा जो है उसको नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मार दी, जख्मों की ताब न ला के वो मौके पे जहां भाग हो गया, पुलिस मौके पे पहुंच गई, उसने उसको उठा के अस्पताल में शिफ्ट किया, पोस्टमार्टम करवाया, तफ्तीश टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे, साइंस की बुनियाद पे, ये जो हमारी नालायक पुलिस है ये साइंस की बुनियाद पे करेगी। और उसके बाद उन्होंने एक बंदे को अरेस्ट कर लिया। जब उस बंदे को अरेस्ट किया तो उसने कहा मेरे बाकी साथी वहां छुपे हुए हैं, तो हम उसको लेके गए निशानदेही के लिए, तो उसी डाकू की साथियों की फायरिंग से वो भी हलाक हो गया, फाइल बंद। इनको ये आता है, बस इन्होंने रियासत की बागडोर संभाल ली है, पाकिस्तान की बागडोर संभाल ली।